हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग 2009 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का व्याख्या सहित वर्णन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। अब हिमांक का अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन क्या है? एक अनुसंख्य गुणधर्म है और अनुसंख्य गुणधर्म वान 't हॉफ गुणक के सीधा समानुपाती होते हैं। अर्थात जिसके लिए वान 't हॉफ गुणक i का मान अधिक होगा उसके लिए हिमांक का अवनमन भी सबसे अधिकतम होगा। हमारा ऑप्शन ए है K2SO4। जब K2SO4 वियोजित होते हैं अपने जलीय विलयन में तो ये किस में टूट जाते हैं? 2K प्लस आयन और SO4 2-, यानी कि K2SO4 वियोजित होने पर 3 कणों में टूट जाते हैं। अर्थात इसके लिए वान 't हॉफ गुणक का मान कितना है? 3 है। ऑप्शन बी है NaCl। तो NaCl जब वियोजित होते हैं तो ये टूट जाते हैं Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में, अर्थात 2 कणों में टूट जाते हैं। तो इसके लिए वान 't हॉफ गुणक का मान कितना है? 2 है। राइट। तीसरा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी है यूरिया। यूरिया एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है और जब ये अपने जलीय विलयन में जाते हैं तो ये आयनीकृत नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, जिसके कारण इसके लिए वान 't हॉफ गुणक का मान कितना होता है? 1 होता है। राइट। अब ग्लूकोज, ऑप्शन डी हमारा, ग्लूकोज भी एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है और वैद्युत अनपघट्य पदार्थ जलीय विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं। तो ग्लूकोज के लिए भी वान 't हॉफ गुणक का मान कितना होगा? 1 होगा। अब सवाल है कि इन सबों में वान 't हॉफ गुणक का मान सबसे अधिक किसका है? K2SO4 का है। अतः यहाँ पर K2SO4 के लिए हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम होगा और जितने भी अनुसंख्य गुणधर्म हैं, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये सभी के सभी किसका अधिक होगा? K2SO4 का अधिक होगा। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। किस कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। हम लोग जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है? पर सेकंड होता है। लेकिन आइए हम लोग क्या क्या इसमें देख सकते हैं, क्या क्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं अगर याद ना रहे। ये है R, यानी कि अभिक्रिया की दर बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A⁻1। यहाँ पे हमने 1 इसीलिए दिया क्योंकि अभिक्रिया की कोटि क्या थी? प्रथम कोटि की थी। बराबर हम लोग इस डेरिवेशन से दिखाते हैं, यानी कि जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होती है dA बाई किसके द्वारा दिखा सकते हैं? dG के द्वारा इसको दिखा सकते हैं। आगे प्रोसेस हम लोग इस R को छोड़ के इस दोनों को बराबर कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ये दोनों है, इस दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। इस दोनों को आपस में बराबर करने के बाद हम लोगों के पास है K कंसंट्रेशन ऑफ A। तो A की सांद्रता किसके रूप में ली जाएगी? मोल प्रति लीटर। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A में परिवर्तन जब भी होंगे, अंतर जब भी आएगा तो मोल प्रति लीटर का, वो मोल प्रति लीटर से अगर घटाया भी जाए तो हमें फिर मात्रक क्या आने वाले हैं? मोल प्रति लीटर ही। dt टाइम का अंतर जो आएगा वो टाइम ही होंगे और उसका मात्रक क्या लिया जाएगा? सेकंड। अब यहाँ पे K बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये मोल प्रति लीटर और ये हमारा मोल प्रति लीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या? 1/सेकंड, यानी कि K बराबर हमारे पास क्या रहेगा? पर सेकंड। कभी कभी इस पर सेकंड के जगह पे हमारे पास क्या रह सकता है? पर मिनट भी रह सकता है, पर ईयर भी रह सकता है और पर समय भी रह सकता है और यहाँ पे पर आवर भी रह सकता है। अर्थात इसके अनुसार हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए क्या है? सही है। इसी को हम लोग दूसरे विधि से भी तैयार कर सकते हैं, सेकेंड मेथड हमारे पास। आइए इसको भी जरा देखते हैं सेकेंड मेथड से कैसे इसको बना सकते हैं। nth कोटि अभिक्रिया के लिए आपको याद रखना है K बराबर मोल प्रति लीटर टू द पावर 1 - n। टू द पावर कितना? 1 - n। ये याद रखना है आपको, 1 - n। अब यहाँ पे ये याद रखने इंटू पर क्या चीज? सेकेंड। इतना याद रखना है आपको।
इसके बाद आगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, जब प्रथम कोटि रहेगी तो n बराबर आपको 1 लेना है, अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया रही तो n बराबर 2 लेना है। यहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो k बराबर मोल प्रति लीटर टू दी पावर 1 माइनस n, तो जहाँ n था वहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, 1 ले लिया। क्या ले लिया, 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ 0, और ये रहा हमारा पर सेकेंड ही रह जाएगा। किसी भी कोई भी चीज़ रहे और कोई भी संख्या रहे, उसकी पावर अगर 0 है तो वो कितना के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। 1 इंटू पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा मात्रक पर सेकेंड। और हमने जैसा कि कहा आपको कि पर सेकेंड के स्थान पर मिनट, पर आवर, पर ईयर या पर समय भी दिया जा सकता है। तो इसके अनुसार हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, हम लोगों का जो ऑप्शन यहाँ पे ए था पर समय, वो सही था। यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट मेथड से इसको देखा, सेकंड मेथड से भी देखा। इसको थोड़ा याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे जब कोटि प्रथम कोटि की रही तो n बराबर 1, द्वितीय कोटि की रही तो n बराबर 2, तो इसको ज़रा ध्यान में रखना है, अलग अलग पूछा जा सकता है। अब है कि हम लोगों को पूछता है कि H3PO3 है एक, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, H3PO3 है एक भास्मिक अम्ल, द्विभास्मिक अम्ल, त्रिभास्मिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जब कोई आपके पास अम्ल दिया जाता है तो उस अम्ल में जब आपको पूछा जाता है कि भास्मिकता कितनी है, तो अर्थात वहाँ पे तात्पर्य होते हैं कि वहाँ से कितने H+ आयन क्या हो सकते हैं, रिलीज हो सकती है, निकल सकती है। वहाँ से कितने H+ आयन आपको मुक्त मिल सकता है, त्याग हो सकता है वहाँ पे। तो आपको क्या करना, H3PO3 का ये हमारे पास क्या है, एक संरचना है। इस प्रकार से हम लोग इसको तैयार करते हैं। तैयार करने की जो है विधि भी कभी वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे H3PO3 का ये संरचना में आप ये देखें कि यहाँ पे कितने H+ आयन आपको मिल सकता है। आप कहिएगा यहाँ पे भी ये भी H+ आयन हमें मिल सकता है, तो इसका जवाब है कि ये H+ आयन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो केंद्रीय परमाणु और हाइड्रोजन के बीच की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है वो कम होते हैं, तो यहाँ से ये H+ आयन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे OH में जो H जुड़ा हुआ है, ये जो H जुड़ा हुआ है, क्या ये हमें रिलीज होके मिलेगा H+ आयन के रूप में, तो इसका जवाब है हाँ, ये H+ आपको आसानी से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ये H+ आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या ये OH जो हमारे पास है, क्या ये OH यहाँ से H+ आयन त्याग करेगा, हाँ आसानी से त्याग कर सकता है। तो जितने भी OH आपके पास रहेंगे उतने H+ त्याग होगा और उसकी भास्मिकता भी उतनी ही होगी या क्षारीयता भी उतनी ही होगी। भास्मिकता और या क्षारीयता आपसे पूछ सकता है, एक भास्मिक के जगह एक क्षारकीय, द्विभास्मिक के जगह द्विक्षारकीय, त्रिभास्मिक के जगह त्रिक्षारकीय, तो ये दोनों ऑप्शन बराबर होते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या देखना है, OH समूह की संख्या, जितने OH समूह होंगे वहाँ से आपको H+ आयन मिल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होता है, जिसके कारण हमें H+ आयन मिल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सी अम्ल में जितने OH समूह केंद्रीय परमाणु से जुड़े होते हैं उतने H+ आयन आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी समूह, OH समूह को थोड़ा ध्यान में रखना है। अतः H3PO3 में 2 OH समूह है, कितने समूह हैं, 2 समूह है, तो अतः यह क्या है, द्विभास्मिक है, या कभी कभार आपको यहीं पे द्विभास्मिक की जगह क्या रह सकता है, द्विक्षारकीय भी रह सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय नहीं है। यहाँ पे छोटा ओ होना चाहिए, ये बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा CO2+ आयन, Ni2+ आयन, Cu2+ आयन, Zn2+ आयन। पहले प्रश्न को एक बार और समझिए। यहाँ पे कहता है कि संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय नहीं है। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को पहचानने के तरीके क्या होते हैं। अगर किसी आयन के पास या किसी धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिस प्रकार से यहाँ पे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसी को कहते हैं। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पे CO2 प्लस आयन का जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आएगा। ये अक्रिय गैस के रूप में है, आर्गन 4s0 3d7। तो यहाँ पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1 2 और कितने 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये अनुचुंबकीय है। अर्थात ये क्या है? अनुचुंबकीय। तो क्या ये ऑप्शन सही है? यहाँ पे है अनुचुंबकीय नहीं है, तो ये अनुचुंबकीय है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। अगला है Ni2 प्लस आयन। Ni2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s0 3d8। यहाँ भी हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये भी हमारा क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ये हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है Cu2 प्लस आयन। Cu2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो यहाँ भी इसके पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये भी एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, और हमारे ऑप्शन ये भी सही नहीं है। अगला है Zn2 प्लस। Zn2 प्लस का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वे सभी के सभी क्या हैं? पूरी तरह से पेयर्ड हैं। पूरी तरह से क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पे वे पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय नहीं होते हैं, अर्थात ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना है इसको, राइट। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए, हमारा अगला प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, किसको? अशुद्धि को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और गैंग को ही हम लोग आधात्री, मैट्रिक्स, अप अयस्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, गैंग को हम लोग आधात्री, मैट्रिक्स और अप अयस्क के नाम से भी जानते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि NiCO का होल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है। हमें क्या पूछ रहा है? ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था बराबर होती है, ऑक्सीकरण अवस्था है। तो कार्बोनिल समूह जो होते हैं वो एक उदासीन अणु होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होती, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। वैसे आप निकालना चाहते हैं तो 4 × 0 0, यानी कि निकेल का 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी नियम से अगर निकालना चाहें तो माना कि निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? x है। तो x + 4 क्या? यहाँ पे 4 है, इसकी संख्या 4 को कार्बोनिल समूह CO का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो 4 × 0 = 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये पूरे यहाँ पे आपके पास जो पूरा का पूरा अणु है इस पर कोई चार्ज नहीं, तो बराबर में हमने कितना रखा? 0। इसको जब हल करेंगे आप तो x बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। अतः NiCO का होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कार्बोनिल समूह CO जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। आइए, तो ये प्रश्न जो है इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि इसकी आंसर निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अगली प्रश्न की तरफ, 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार को क्या करता है? कम करता है। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर। तो यहाँ पे एंटीपायरेटिक्स जो होते हैं जो हमारे पास, वो क्या करता है? एंटीपायरेटिक का काम होता है बुखार को कम करने का। एंटीपायरेटिक का हिंदी क्या होता है? एक ये अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी होता है ज्वरनाशक, जो बुखार को क्या करे? नाश कर दे, बुखार को कम कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वरनाशक। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? एंटीपायरेटिक्स। आइए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है मिथाइल एमीन, कौन? मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है हमारा ऊर्जा विक्रिया द्वारा। हम लोग जानते हैं ऊर्जा विक्रिया में क्या होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है, ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। सारी अभिक्रिया थोड़ा ध्यान में रखना है। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया में जो हमारे पास एरिल समूह होता है उसका एल्किलेशन होता है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया भी सही ऑप्शन नहीं है।
कोल्बे अभिक्रिया से बेंजल्डिहाइड प्राप्त किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही हमारा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बच गया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है। कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास है इथेनेमाइड। इथेनेमाइड को हम लोग Br2 और NaOH के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मिथाइल एमीन। और यही कौन सी अभिक्रिया है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। यहाँ पे हमने अभिक्रिया भी दिखा दिया कि RCONH2 Br2 4NaOH गर्म जब करते हैं तो RNH2 प्राप्त होती है, यानी कि ये CONH2 गायब हो जाती है, यहाँ पे कौन आ जाती है, NH2 समूह आ जाती है, राइट। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा हम लोग मिथाइल एमीन प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग का अगला प्रश्न है कि एल्कील हैलाइड को एल्कोहल में बदला जा सकता है। एल्कील हैलाइड को एल्कोहल में बदला, तो एल्कील हैलाइड का अनुसूत्र क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं, RX के द्वारा, सामान्य सूत्र RX एल्कील हैलाइड। और इस X की जगह अगर OH आ जाए तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग एक्वस QH के साथ करवाते हैं या किसी अन्य नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभी NaOH से गुजारते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं, एल्कोहल में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस बात को थोड़ा देखना है। ये जो X ग्रुप है ये किसके द्वारा विस्थापित हो गया, OH के द्वारा। कौन विस्थापित हो गया, ये X विस्थापित। जहाँ X था वहाँ अब क्या, और जहाँ अब पहले X था वहाँ पे क्या होगा, OH, और जहाँ OH था वहाँ पे कौन आ गया, X। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्कील हैलाइड को एल्कोहल में बदला जा सकता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कैप्रोलैक्टम मोनोमर है, कौन, कैप्रोलैक्टम, याद रखना है कैप्रोलैक्टम मोनोमर है। तो कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, ये तो याद रखने वाली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, नाइलॉन 6 का मोनोमर है, अर्थात ये ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपको अब रेगुलर अपडेट जो है के रूप में वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद।